नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कोरोना पर सरकार का दावा, 40% हुआ रिकवरी रेट, दूसरे देशों की तुलना में बेहतर हालत में भारत। लॉकडाउन के बीच 25 मई से शुरू होंगी घरेलू हवाई उड़ानें, नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी जानकारी। एयरलाइन और एयरपोर्ट को किया अलर्ट। कोरोना संकट के बीच विपक्षी दलों की 22 मई को होगी बैठक। सोनिया गांधी 18 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ करेंगी बात। देश की मौजूदा हालात को लेकर हो सकती है चर्चा। यूपी की सीमाओं पर खड़ी कांग्रेस की बसें खाली ही लौटी, योगी सरकार ने नहीं दी इजाजत। प्रियंका गांधी ने कहा, मजदूरों की मदद पर राजनीति न करे यूपी सरकार। और बंगाल पहुंचा चक्रवाती तूफान अम्फान, 180 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है हवाएं। कोलकाता में भारी बारिश, पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसमें फंसे प्रवासी लोगों को खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। साथ ही सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड देने का भी फैसला किया है। असंगठित क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है। सीनियर सिटीजन के लिए इनकम सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दे दी गई है। ये स्कीम इस साल 31 मार्च को खत्म हो गई थी। साथ ही मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के टिकाऊ और भरोसेमंद विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसमें अगले 5 वर्ष में कुल अनुमानित निवेश 20,050 करोड़ रुपए होगा। साथ ही सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए विशिष्ट अधिवास मानदंड संबंधी एक कानून को स्वीकृति दी है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब देने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों की रसोई गैस और कुछ राशि घर चलाने के लिए दी है। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूं कि जिन राज्यों में आप सत्ता में हैं, क्या उन्होंने इस हालात से ज्यादा बेहतर तरीके से निपटा है? सीतारमण ने कहा कि विपक्ष में रहकर आप कुछ भी बोल सकते हैं। सरकार ने लॉकडाउन होने के कुछ घंटों के अंदर ही पीएम गरीब कल्याण स्कीम लॉन्च की थी ताकि गरीबों को खाना मिल सके। हालांकि उसके बाद भी सरकार ने अपने विकल्प बंद नहीं किए। उन्होंने आगे कहा कि कैश ट्रांसफर करने के लिए हमने जो तरीका सोचा वो कहीं अधिक प्रभावी है। इसका अधिक से अधिक फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने बैंक को बिजनेस और वर्किंग कैपिटल के लिए दिए गए पैसों के जरिए लोगों को सहायता देने का फैसला किया है। Thought it was important to give a stimulus for businesses to start off, particularly the small and medium who are all over the country. And in the PM Garib Kalyan, which was introduced soon after the lockdown was announced, we had in fact given some cash transfer. It had been adequate, but still we managed to give. So with that done at that time, we were not closing the option. So I had to say, I'll borrow their own words and tell. If ours, which were official press conferences coming and telling about what package government wants to give, is called drama, called serial, stopping the migrants on their way when they're really walking, which makes all of us, put our head down and worry. And at that time, you go and sit and have a gupshup. And don't I have a right to comment on it? देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार के अपने अलग दावे हैं। सरकार का कहना है कि दूसरे देशों की तुलना में हम बेहतर हालत में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हम आबादी के लिहाज से हम बेहतर हालत में हैं। साथ ही सरकार का दावा है कि कोरोना से ठीक होने की दर 40% हो गई है। इसी के साथ ही अगर हम मॉर्टेलिटी पर लैक पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 people per lakh population across the world they have died because of COVID-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लैक पॉपुलेशन है। और उसको कंपैरिजन करें कि अगर पूरी दुनिया के केसेस को हम उस तहत से देखते हैं तो पाते हैं कि एज हाई एज 59, 53, 52 इस तरीके से
अगर देखें तो 10 देश तो ऐसे हैं, 9 देश तो ऐसे हैं जहां पर कि 10 से अधिक की संख्या में पर लाख पॉपुलेशन मोर्टेलिटी भी रिकॉर्ड हुई है। कि जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहां पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। एफर्ट करते रहे, फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें, उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो भी पॉजिटिव केस है उस पर हम एफर्ट करें। तो उसके तहत हमने देखा कि यह रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था, धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। कोरोना संकट से निपटने और लॉकडाउन से जुड़ी रणनीति को लेकर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या केंद्र सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना वायरस के संकट के समय समितियों और कार्यबल को दरकिनार किया जा रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति के स्तर पर फैसले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में कोई संवेदनशीलता और क्षमता नहीं है, ये इस सरकार की पहचान बन गई है। बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया गया। सिर्फ 3 मई से 18 मई के बीच मामले 28,000 से 1 लाख के ऊपर पहुंच गए। सिंघवी ने यह भी दावा किया कि कोरोना जांच के मामले में भारत अभी दुनिया के कई देशों से पीछे है और यहां प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 1.67 जांच हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से गठित कोविड-19 समिति ने आंकड़ों की बाजीगरी की है। सिंघवी ने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि 16 मई के बाद कोविड-19 के मामले आना बंद हो जाएंगे, जो पूरी तरह गलत साबित हुआ है। लॉकडाउन के वक्त, और मैं बात कर रहा हूं बिना प्लानिंग के लॉकडाउन, बिना सोचे समझे लॉकडाउन, दूरगामी दृष्टि के बिना वाले लॉकडाउन की बात कर रहा हूं। सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं है, लॉकडाउन अच्छा भी कर सकता है स्थगित करने के लिए, प्लानिंग का समय देने के लिए, कुछ समय के लिए आपको सांस लेने का समय देने के लिए, लेकिन आपको प्लानिंग चाहिए उस दौरान। लॉकडाउन अपने आप में उद्देश्य कभी नहीं होता। इस दौरान केसेस सिर्फ 3 मई से 18 मई 28,000 से 1 लाख पहुंच गए। मैं सिर्फ लॉकडाउन 3 और 4 के बीच की बोल रहा हूं। साथ ही सिंघवी ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 3 मई को भारत में बेरोजगारी की दर इस समय 27.1% के उच्चतम स्तर पर है। नए आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े अमेरिका के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। अप्रैल में बेरोजगारी की दर 23.5% थी, जो मार्च के मुकाबले 8.7% ज्यादा थी। उनके मुताबिक CMIE के आंकड़े बताते हैं कि 12.2 करोड़ लोग जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी, उनमें 9.13 करोड़ लोग छोटे कारोबारी और मजदूर हैं। 1.78 करोड़ वेतन भोगियों और 1.82 करोड़ स्वरोजगारियों ने भी अपनी आजीविका खो दी है। Do you know that your unemployment rate is 4 times of USA, and you have probably given 400 times less economic support to the unemployed? It's 4 times more than USA. USA is 4 times less than you. In April itself, it had reached 23. It is today 27%. And what was it in March? Bad enough, but it was 8.7. So remember, I'm looking at lockdown. प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि योगी सरकार ने कांग्रेस की बसों को इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सियासत कर रही है। साथ ही प्रियंका ने योगी सरकार से इन बसों को प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ये कहा। प्रियंका ने कहा कि मजदूरों के मामले में योगी सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वक्त रहते बसें चलाने की अनुमति मिल जाती तो अब तक 96,000 मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता था। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए यूपी सरकार से 1,000 बसों को चलवाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन मंगलवार को सरकार ने बसों की लिस्ट पर सवाल उठाते हुए इजाजत नहीं दी। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूं कि हर राजनीतिक दल
अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हूं। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं। और इस काम के जरिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही है और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की जरूरत थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 16 जुलाई तक अंतरिम जमानत मिल गई है। आगरा पुलिस ने उन्हें धरना देने के चलते गिरफ्तार किया था। इन सबके बीच कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों को बुलाने के लिए जो बसें मंगाई थी वे अब खाली ही वापस हो रही हैं। दरअसल यूपी सरकार ने बसों को अनुमति नहीं दी थी। इन मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रवासी मजदूरों पर घटिया राजनीति कर रही है। मजदूरों की समस्या को लेकर यूपी सरकार संवेदनहीन है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यूपी सरकार कांग्रेस से मदद लेने में क्यों झिझक रही है। आपको मदद करनी चाहिए थी, आगे बढ़ के करनी चाहिए थी। आप अगर असमर्थ हैं, आप अगर आपका मन नहीं है, आपका कोई उद्देश्य और है परोक्ष या सीधा, तो कम से कम प्रियंका गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आप इस प्रकार की मदद लेने में क्यों झिझक रहे हैं? ये क्या सस्ती राजनीति का सबसे घटिया, सबसे एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण नहीं होगा? 3 दिन तक बसें वहां खड़ी रहती है। यदि इन बसों में कुछ नहीं करना था, उनको सीधी एक अनुमति देनी थी, ठीक है, ये बसें अंदर एंटर होती, रास्ते में जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनको बैठाती और उनके गांव में छोड़ के वापस आ जाती। वो कह रहे हैं आप हमको हैंडओवर कर दो। प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्राइवेट बसों की मालिक नहीं है हम लोग। और एक भी बस सरकारी और दिनेश शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और यदि वो प्रूव नहीं कर पाए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को, दिनेश शर्मा जी। आपने हमारी बातों को अनसुना किया, आपके लोगों ने लगातार झूठ बोला, आपके सचिवों ने झूठ बोला, आपके उप मुख्यमंत्री ने झूठ बोलकर इतने घमंड और मगरूरता से कहा ये बसें हमें नहीं चाहिए, ये कहीं और चला लीजिएगा। आप क्या कहेंगे उन लोगों से जो कतार में लगी हुई बसों के बावजूद आज इस तपती दोपहर में पैदल चल रहे हैं? आप क्या कहेंगे उन छोटे बच्चों से जो 3-3, 4-4 किलोमीटर का सफर करके जमीन पर बैठ जाते हैं क्योंकि आगे चल नहीं पाते? ये भूखे हैं, प्यासे हैं, इनका रोजगार चला गया है, इनके पास वेतन नहीं है, ये आशा और विश्वास दोनों खो चुके हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर श्रमिकों के नाम पर सियासत का आरोप लगाया है। यूपी सरकार ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों के साथ छल किया है और प्रवासी श्रमिकों को भी धोखे में रखा है। उन्होंने प्रियंका गांधी से कहा कि वे सरकार के काम में रुकावट न डालें। The Uttar Pradesh government, she should see why 300 trains arrived in Uttar Pradesh when not even 5 or 7 arrived in Chhattisgarh. I'm sorry, I don't want to politicize this because migrants are Indians. Unfair, dirty, and clearly shows the hypocrisy of the Congress. उनकी नीयत शुरू से खराब रही है। क्या ये प्रियंका जी कौन होती है कहने वाली कि उस पर झंडा लगा ले? सरकार की बसों पर झंडा लगाया जाता है क्या? उनको यही नहीं पता ये बसें उनकी प्राइवेट नहीं, ये सरकारी बसें हैं। ये राजस्थान सरकार की बसें हैं। उन्होंने लाने को अपनी बसें कही थी, अपनी बसें वो जाए, वो सरकार की बसें ले आई। हमारे काम में बाधा डालने के लिए इस प्रकार का नाटकबाजी, इस प्रकार का स्टंट करेंगे तो ये उचित नहीं है। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। हाल ही में सरकार ने रेल सेवा की फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ानें भी 25 मई यानी सोमवार से शुरू होगी। हरदीप पुरी ने कहा कि सोमवार 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सभी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस कंपनियां 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहें। यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा था कि हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी है, उन्हें भी इसके लिए तैयार होना होगा। वहीं 25 मार्च से
देश में जारी लॉकडाउन के समय से ही उड़ानों पर पाबंदी लगी है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक होगा। सरकार की ओर से धीरे धीरे अधिकतर पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। रेलवे ने मंगलवार को 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी। प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया, माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे, पर यह बहुत जरूरी था। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए सामाजिक दूरी, मास्क जैसी कुछ शर्तों के साथ 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की छूट शर्तों के साथ होगी कि कोई भी परीक्षा केंद्र निषिद्ध क्षेत्र में नहीं होना चाहिए और शिक्षक, कर्मचारी और छात्र अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सामाजिक दूरी का पालन भी किया जाना चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि इन परीक्षाओं के मद्देनजर राज्यों द्वारा विशेष बसों की व्यवस्था की जा सकती है। कोरोना संकट और श्रम कानून में बदलाव को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार 22 मई को 18 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी पार्टियों के नेता इस बैठक में भागीदारी करेंगे। विपक्षी पार्टियां कोरोना संकट में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दी गई आर्थिक मदद पर सवाल उठा रही हैं। विपक्षी का कहना है कि केंद्र सरकार मदद के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। वहीं श्रम कानून में बदलाव को लेकर भी विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। उधर छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने जा रही है। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम भूपेश बघेल इसकी शुरुआत करेंगे। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी न्याय योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का फैसला किया है। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के तबादले के मामले में अधिसूचना जारी कर दी गई है। संजय कुमार को स्वास्थ्य महकमे से हटाकर पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही संजय कुमार के पास राज्य परामर्शदात्री समिति के सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। संजय कुमार के तबादले के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का पद उदय सिंह कुमावत को सौंपा गया है। झारखंड के जमशेदपुर में मंत्री जी के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हुआ। हालांकि वो लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे थे। दरअसल झारखंड के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जमशेदपुर के दौरे पर आए थे। मंत्री जी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान वे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते रहे, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार थे। पहले भी इस योजना के लिए आंदोलन किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, बहुत हद तक काम कराने का काम किए हैं और आगे भी यदि कार्यपालक एजेंसी और ये विभाग ठीक से काम नहीं करती है, हम तमाम पंचायत प्रतिनिधिगण इस क्षेत्र की जनता को लेकर आर पार की आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इस योजना को कंप्लीट करा कर ही लोगों को हम लोग जल पिलाने का काम करेंगे। इसके बाद भी हम लोगों की काम यदि नहीं होती है, हम लोग आने वाले दिन में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर करने का काम करेंगे, लेकिन इस योजना को हम लोग कंप्लीट करा के ही दम लेंगे। एजेंसी ने मुझसे तो ये कहा है कि हम दिसंबर तक इस योजना को पूरी कर देंगे, लेकिन जो स्थिति दिख रही है वो तो संभव लगता नहीं है। अगर एजेंसी का काम तेजी से नहीं हुआ
और योजना में और विलम्ब हुआ तो हम एजेंसी को काली सूची में डालने का विचार करेंगे। उसको काली सूची में डालकर और दूसरी एजेंसी से फिर काम कराकर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन 4 के बीच में ऑड इवन के तहत ऑटो रिक्शा चलाने के आदेश के विरोध में पटना के ऑटो रिक्शा चालकों ने पटना जंक्शन पर मौन प्रदर्शन किया। ये लोग ऑटो चलाने के आदेश के साथ 3 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपए सहायता देने की मांग कर रहे थे। बिहार सरकार के लॉकडाउन 4 के दौरान ऑड इवन के तर्ज पर ऑटो चलाने का आदेश दिया है। साथ ही एक ऑटो में सिर्फ 2 सवारी बैठाने की इजाजत ही दी गई है। ऑटो चालकों का कहना है कि इससे उन्हें नुकसान होगा। ऑटो चालकों ने सरकार से किराया बढ़ाने की भी मांग की है। 2 महीने से हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। सरकार से हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग रोज कमा कर खाने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग सरकार से 3 महीने का राशन और 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। साथ ही हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को व्यक्तिगत पहचान के आधार पर 1 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाई जाए। हम लोग इस मुद्दे को लेकर के कल 21 और 22 तारीख को हम लोग 2 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। कल से हम लोग का भूख हड़ताल चलेगा। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। जवान बीएसएफ की 37 बटालियन की एक पार्टी के थे। ये हमला श्रीनगर के पास गांदरबल जिले में हुआ है। बीएसएफ के जवानों पर हमला तब हुआ जब ये जवान दुकान से कुछ खरीदने गए थे। इस दौरान बाइक सवार 2 आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे जवान ने अस्पताल में दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तूफान टकरा चुका है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान के असर से दोनों राज्यों में तूफानी हवाएं चल रही हैं और मूसलाधार बारिश भी हो रही है। एनडीआरएफ तूफान के हालात पर नजर बनाए हुए है। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें लगी हुई हैं। दोनों राज्यों में करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस समय ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। ओडिशा के पारादीप में हवाएं 106 से 107 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि ओडिशा में अब ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मेघालय और असम में गुरुवार को भी बारिश होगी। उधर बुधवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स से 622 अंक बढ़कर 30,818 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 2.06% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं निफ्टी 187 अंक यानी 2.11% की तेजी के साथ 9,066 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एचडीएफसी में सबसे ज्यादा 5% की तेजी रही। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा में भी तेजी दिखाई दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 50 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 50,04,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 3,25,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। इस वायरस के संक्रमण से अब तक 19 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट के दौरान विश्व बैंक ने गरीबी से निपटने के लिए 100 विकासशील देशों को $160 अरब की सहायता देगा। ये पूरी सहायता 15 महीने की अवधि में दी जाएगी। विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की दलदल में फंस जाएंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मॉलपास ने कहा कि इस महामारी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बंद होने से 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की दलदल में फंस जाएंगे। हाल ही के दिनों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में हमने जो प्रगति की है उसमें से बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।